हाय एवरीवन। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग जिन भी बच्चों का बार का इंटरव्यू है, एमपी सेल का इंटरव्यू है, काफी बच्चों का इंटरव्यू हो भी रहा है और कुछ कुछ बच्चों का भी बचा हुआ है। तो जो भी बच्चे ये सेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों से यही है कि सारे सेशंस को आपको फॉलो करना है, राइट? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम लोग एक सेशन में डिस्कस कर लेते हैं, किसी सब्जेक्ट को हम लोग दूसरे सेशन में डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो जितने भी बच्चे सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, या जिन भी बच्चों का आने वाले टाइम पर इंटरव्यू है, या जो भी बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, तो लोगों से यही है कि आप लोग पेन पेपर लेकर बैठो, सारी चीजें राइट डाउन करो। आप लोग जो हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग भी अपने एंड से सोचा करो कि मैं इसका आंसर कैसे दे सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग जब इंटरव्यू देने जाओगे तो बच्चों का फीडबैक यही है कि सर बहुत सारी चीजें यही पूछी जा रही है जैसे आप लोग इस सेशन में पूछ रहे हो। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि सारे बच्चों का एक साथ हम लोग सेशन लेना कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ जाती है। तो कुछ सिलेक्टेड लोगों का ही हम लोग ले पा रहे हैं। बट यस, आप लोग अपने एंड से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, अपने एंड से भी देख सकते हो, और हम लोग ट्राई करेंगे कि जितने ज्यादा लोगों तक आप लोगों के सेशंस को पहुंचा पाए। यस, चलो फिर मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। तो सभी लोग बने रहिएगा, सेशन में एक एक चीज देखिएगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। सो टुडे आज रुद्राक्ष है हमारे साथ, रुद्रा राजपूत। तो यस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। So good afternoon, sir. Myself, Rudraksh Rajput. I am currently pursuing my BTech in Chemical Engineering from Maulana Azad National Institute of Technology. Now, talking about my academics, I have done my summer internship at Bureau of Indian Standard, Faridabad branch office. I have also done my vocational training at स्लो स्लो, Indian. थोड़ा बेटा स्लो रखिए, आराम से बोलिए, जल्दी आराम से स्लो। Sir, I have done my summer internship at Bureau of Indian Standard, Faridabad branch office. I have also done my vocational training at Indian Oil Corporate Limited, Mathura Refinery. And talking about my co-curricular activities, I have been a part of IST, that is Indian Society for Technical Education. I was designer head there, which lead to my hobbies. My hobbies are designing, sketching, and drawing. So this is all about myself. ड्राइंग, राइट। सो आपका इंटर्नशिप मथुरा रिफाइनरी, IOCL। सो यू हैव डन योर इंटर्नशिप इन IOCL, right? Yes, sir. My vocational training. Okay, what was your topic? Sir, I was giving under the unit Octamex. Octamex is a unit that is designed by IOCL itself, and I was given I was given in charge of that unit. I was given under the in charge of that unit. So what you do, क्या आपने वहां पर काम किया था? What you have done over there, particular during period? Sir, during my period, firstly, we were given the information about the safety management that was taking place at the IOCL. Then after that, I was allotted Octamex. In Octamex, I was given the, information about the process control and about the process description that take place in the Octamex unit. And after that, I was also visited. I also visited different. I've also visited different units where I was allowed to check. I was allowed to check different equipment that enhances my theoretical knowledge, like cooling tower, heat exchangers, and distillation column. So during my period, we visited different units, and also we were asked to make a report about the Octamex unit and describing its troubleshooting and problems. Okay, कूलिंग टावर का क्या एप्लीकेशन था वहां पर? सर, कूलिंग टावर से वाटर फ्लुएंट प्लांट में जब कूलिंग वाटर आ रहा था एंड में, तो कूलिंग टावर लगे थे ताकि जो हीट की जो ड्यूटी है वो पूरे जो मशीन कूलिंग के लिए मेनली यूज किया जाता है, तो वो जो वाटर हीट होके निकल रहा था, जो हॉट वाटर आ रहा था, उसको कूल करने के लिए हमने कूलिंग टावर लगा थे। हॉट वाटर कहाँ से आ रहा था? सर, ETP से आ रहा था, if I am not wrong. ओके, सो कूलिंग टावर का प्रिंसिपल क्या है? क्या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग टावर? सर, वो इवेपोरेटिव कूलिंग पे काम करता है। इवेपोरेटिव कूलिंग इज दैट की जब हमारी एयर आती है कोल्ड एयर, तो जब वाटर के साथ उसका वो होता है, क्या कहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो वाटर जो एयर होता है वो वाटर को कूल डाउन करता है,
और क्योंकि वो कूल डाउन होता है तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करता है, तो उसका टेम्परेचर घटता है और जो सरफेस पार्टिकल होते हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं, तो इसी को हम लोग इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। ओके, सो हॉट वाटर आ रहा था वहां से। हाँ, यस, हॉट वाटर को कूल किया जा रहा था विद द हेल्प ऑफ द एयर। ओके, कितने टेम्परेचर तक कूल किया जा सकता था? सर। सर कूलिंग टावर में सर उसके वेट वेल टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए, बट उसकी रेंज उसकी हम लोग रेंज और अप्रोच उसकी वेरी कर रही थी। तो जो रेंज थी वो हम लोग ऐसी रख रहे थे कि वो ज्यादा से ज्यादा हो और अप्रोच कम से कम हो। तो व्हाट इज द ये वेट होल टेम्परेचर? वेट होल टेम्परेचर the wet bulb temperature is the temperature that after applying a wet bulb on a thermometer, it takes its internal energy, it utilizes its internal energy, so the temperature decreases and it saturates the environment. So when इंटरनल? सर मतलब कि जो हमारा ऊपर हम लोग वेट बल्ब लगा रहे हैं, तो वो जो अंदर की एनर्जी होगी, जो हीट बल्ब जो बल्ब होगा उसकी एनर्जी को लेगा, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और सर जो सरफेस पे जो पार्टिकल थे जो इवेपोरेट हो सकते थे वो इवेपोरेट हो बल्ब में जाएंगे। कहाँ से एनर्जी आ जाएगी? सर बल्ब के अंदर खुद की कुछ इंटरनल एनर्जी होगी और सर सराउंडिंग से भी एनर्जी लेता है, दोनों एनर्जी ली जाती है और वो जो सरफेस के पार्टिकल होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो उससे कूलिंग हो जाती है। कूलिंग हो जाती है, तो ये वेट होल टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर गिर जाता है नीचे, मतलब वेट बल्ब टेम्परेचर कम होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। सोचो क्या बोल रहे हो आप, वेट होल टेम्परेचर ये तो है ही नहीं। यार हमने मतलब एक बल्ब है, उसके ऊपर वेट वेट क्लॉथ लगा दिया है। फिर वेट क्लॉथ क्या करता है कि वो अपनी जो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है और इंटरनल एनर्जी ले रहा है। सर होता क्या है कि जो सराउंडिंग का वेपर प्रेशर था उसको सेचुरेट करने उसके जितना पहुंचेगा तभी जाके वो सेचुरेट हो पाएगी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वेपर्स को इवेपोरेट होना पड़ेगा, मतलब जो लिक्विड है उसको इवेपोरेट होना पड़ेगा, वेपर फॉर्म में जाना पड़ेगा, ताकि जो सराउंडिंग लेयर है वो सेचुरेट हो पाए। तो उसके लिए इवेपोरेट होने के लिए उसको कुछ एनर्जी लगेगी, तो वो अंदर से एनर्जी लेगा और इसलिए वो टेम्परेचर गिर जाएगा। अंदर से एनर्जी लेगा? इसका मतलब उसको कहीं से तो एनर्जी मिलेगी, तो वो अंदर से ही लेगा। तो दोनों जगह से लेता है, एक तो बाहर से भी लेता है, अंदर से भी लेता है। वेट होल टेम्परेचर अंदर का नाप रहे हो या एयर का नाप रहे हो? वेट होल टेम्परेचर आप किसका मेजर कर रहे हो? सर एयर का ही नीचे करता हाँ, तो अंदर की एनर्जी कैसे ले लेगा? है। सर मतलब अगर अगर हमारा वो था ड्राई बल्ब, तो वो सराउंडिंग के इक्विलिब्रियम में आ गया था, तो सर अगर हमने उसके ऊपर वेट बल्ब लगाया तो सर उसका भी टेम्परेचर कुछ डिक्रीज होगा ना, तो वो उसकी एनर्जी ले लेगा ऐसा। और अगर सराउंडिंग में है तो एयर की ले, सर मेनली तो एयर की लेगा, क्योंकि उसको इवेपोरेट भाई होने के तो आप टाइम। बताइए किसकी लेगा एनर्जी, एयर से लेगा या जो बल्ब लगा है उसकी एनर्जी लेगा? सर एयर की लेगा। हाँ, तो बल्ब के पास क्या एनर्जी है? वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बल्ब लगा हुआ है, इसके पास क्या एनर्जी है? ये तो वही आपका रीडिंग दे रहा होगा जो उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा, है ना? तो अब इसके ऊपर आपने वेट बल्ब कपड़ा लपेट दिया है गीला, है ना? वो सराउंडिंग से क्या लेगा? ये इवापोरेट करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, एनर्जी लेगा। राइट? तो एक स्टेडी स्टेट प्रोसेस आ जाएगा, जो ये फ्लैक्चुएशन हो रहा था वो बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो हाँ, वही स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? नेटवर्क। वेट बल्ब टेम्परेचर, राइट? टेल मी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। The dew point temperature is the temperature after which the condensation starts. तो सर हम लोग टेम्परेचर घटाते आ रहे थे तो कूलिंग हो रही थी, फिर जब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो गया तो कूलिंग प्लस कंडेंसेशन दोनों होने लग गए। हम्म, कैसे कैलकुलेट करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? सर साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज करके। विदाउट साइक्रोमेट्रिक कैन यू यूज? विदाउट साइकोमेट्रिक चार्ट सर दिस हम लोग टेम्परेचर घटाते जाएंगे और जिस टेम्परेचर पे पहली ड्रॉपलेट ऑफ कंडेंसेशन बने, वो पहला ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड बने, तो वहां पर हम लोग कह देंगे कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रीच हो गया है। तो ये आप कैसे प्रैक्टिकल, कैसे आपको मान लो आपके पास कोई एयर है, उसका आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अम, सर कोई इक्विपमेंट का बताना है कि मतलब इक्विपमेंट का कैसे बता पाओगे? ये वो तो फ्लूइड होगा ना, फ्लूइड का आप बताओ। सर जैसे हम लोगों ने टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा,
वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते बढ़ते जब 100% हो जाएगी तो हम कह देंगे कि जो प्रेशर था वो प्रेशर के बराबर हो गया। तो सर जब ऐसा होगा तब हमारी पहली, क्योंकि वो सैचुरेशन पे पहुंच चुका है, तो उससे ज्यादा अगर हमने टेम्परेचर कम करा तो वो ओवर सैचुरेट हो जाएगा, तो लिक्विड बन के निकल जाएगी वो ड्रॉपलेट। This is the definition of the dew point temperature. I am asking to you how to measure the dew point temperature. सर आई एम नॉट टू श्योर हाउ टू मेजर इट। बताइए, सोचो। सर टी एक्स वाई डायग्राम में भी ड्यू पॉइंट कर्व आता है, तो के लिए हो जाएगा, मिक्सचर के लिए हो जाएगा। तो हम लोग प्योर कंपोनेंट का कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू पॉइंट। तो एक कंटेनर में हमारा सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं, पहले हम लोग हीट करते हुए जाएंगे, बॉइलिंग होता हुआ जाएगा तो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कन्वर्ट हो जाएगा, वो कंटेनर क्लोज है तो वो वेपर्स लीव नहीं करेंगे। फिर अगर हम उसका सुपर हीटेड वेपर, फिर अगर हम उसका टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाएंगे तो जिस पॉइंट पे आके पहली ड्रॉपलेट हमें मिलेगी वो पॉइंट को हम लोग ड्यू पॉइंट बोल देंगे। तो ऐसे मेजर कर लोगे कुछ। देखो, एक आपने थ्योरेटिकली पढ़ा होगा, एंटोइन इक्वेशन, राइट? सर एंटोइन इक्वेशन। Can you calculate the dew point temperature with the help of Antoine equation? Dew point temperature, yes sir. Yes. Sir, we should know the constant that are used in Antoine equation. So ABC are the constants that are depend on the fluid. First, we should know that. Then, after for calculating dew point temperature, we will have to put the pressure as vapor pressure of the liquid. So when that happens, the temperature reach is can be said as the dew point temperature. At dew point temperature, you know, partial pressure is equal to saturation pressure, right? Yes, sir. You know? So you can, you know, you got the saturation temperature from the table. Okay. Yes, Okay, so you can put the PA set, right? Is equal to you know the component of the particular, okay, fluid, ABC, right? sir, I can't hear you. Okay, अभी आ रही है क्या बोल? Yes, sir. So from Antoine equation है ना, जो आपकी इक्वेशन है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन टी प्लस सी, राइट? Yes, sir. तो आपको ए बी सी मिल जाए, Yes, राइट? sir. ए बी सी आपको मिल जाए और आपको सैचुरेशन प्रेशर आपको मिल जाए, राइट? Yes, sir. तो यहाँ से जो आपका अननोन टेम्परेचर बचेगा वही तो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. वही मैंने कहा था कि प्रेशर उस जगह पे सैचुरेशन प्रेशर डाल देंगे, एबीसी की वैल्यू नोन हो कि हमारा जो टेम्परेचर आएगा वो ड्यू पॉइंट आएगा। यस, ओके। ओके, ठीक है। तो आपने एक मिनट, हेलो सर। हेलो सर, हेलो, कैसे हो आप? सर एक आवाज आ रही नंबर। है? हाँ हाँ हाँ, ग्रेट ग्रेट सर, थोड़ा सा डिले हो गया एक्चुअली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी। सो रुद्राक्ष, आपने पढ़ा होगा डिस्टिलेशन, राइट? Yes. तो उसमें बबल पॉइंट कर्व क्या होता है? The bubble point curve is the curve up to which the liquid is there, and after that the first vapor forms. तो बबल पॉइंट कर्व एक मिक्सचर के लिए होता है, और अगर हम मतलब मिक्सचर के लिए डिफाइन करते हैं हम बबल पॉइंट कर्व को, क्योंकि वो पूरा कर्व बन रहा है, और जो हमारा बबल पॉइंट या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा सिर्फ एक प्योर स्पीसीज के लिए होता है। It is the locus of bubble point, है ना? All the bubble points. Okay. So dew point curve क्या है? Tell me the dew point curve. The dew point curve, sir, dew point curve is the curve where first liquid vapor condenses to form a first drop of liquid. Okay. Can you draw the TXY diagram on a particular pressure?
Yes, sir. Sir, we have to take binary mixture. बाइनरी मिक्सचर। स्क्रीन आप शेयर भी कर सकते हो, स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो। Screen share नहीं कर पाओगे। तो कर तो दूंगा स्क्रीन शेयर, बट सर उसको वो फोटो बैकग्राउंड आप बैकग्राउंड हटा सकते हो, अपनी बैकग्राउंड हटा के दिखा दो। बैकग्राउंड हटा के नॉर्मल बैकग्राउंड कर लो, फिर आपको दिख जाएगा उसमें भी। ये वाली बैकग्राउंड हटा लो और नॉर्मल लगा लो। हाँ, आप दिखाइए। एक जगह स्टेबल रखना। अच्छा, ठीक है। तो ये एक्स वाई पर जो पॉइंट है वो क्या शो कर रहे हैं? सर वो कंपोजिशन शो करते हैं। एक्स होता है हमारा एक्स होता है हमारा लिक्विड फेज में। एक्स ए अगर हम लोग एक्स ए डिफाइन करते हैं तो एक्स होता है द मोलर फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इनटू इन अ वेपर फेज, एंड वाई in a liquid phase, and y is molar composition of molar fraction of more volatile liquid in liquid phase. लेस वोलेटाइल नहीं हो सकता है क्या? सर हो सकता है, फिर इसको बी से डिनोट कर देंगे। जो ये वाई एक्सिस पर आप देख रहे होगे, दो इंटरसेप्ट मिल रहे हैं, राइट? यस सर। तो ये क्या बता रहे हैं? तो ये हमारा जो लेस वोलेटाइल था, क्योंकि वो लेस वोलेटाइल है तो वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जल्दी रीच होगा। तो जो टेम्परेचर है उसका वो कम होगा, तो टी हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर डिनोट करता है। इट मींस दिस इज द प्योर बॉइलिंग पॉइंट, राइट? प्योर कंपोनेंट, प्योर स्पीसीज। ए जब हमारा पूरा एक्स है, हमारा 1 था। अच्छा, बीच में आप ये गैप देख रहे होगे, है ना? ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया, इसके बीच में गैप है। यस सर। है ना? ये गैप क्या शो करता है? सर गैप शो करता है कि हमारा ये गैप शो करता है कि हमारा इसमें मिक्सचर है लिक्विड और वेपर का इसमें, क्योंकि सर जो गैप है उसमें, क्योंकि एक कंपोनेंट क्योंकि पूरा वोलेटाइल हो रहा था, तो एक कंपोनेंट जल्दी वेपराइज हो जाता है, तो दूसरा लिक्विड की फॉर्म में था, तो उसमें उसका एक मिक्सचर रहेगा, तो वो हमारा एक आइडियल स्टेज को डिनोट करने में काम आता है। गैप में क्या है वो नहीं मैंने पूछा है। गैप क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये गैप, मान लो कभी आपने एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए आपने ड्रॉ किया तो गैप ये है। एक आपने दूसरा कंपोनेंट लिया, इन केस उसमें गैप ज्यादा हुआ, है ना? तो इसका क्या मीनिंग है? तो गैप ज्यादा है तो उसका मतलब ज्यादा सेपरेट हो पा रहा है वो, तो और गैप अगर कम आ रहा है तो यानी कि उसका सेपरेशन कम हो पा रहा है। ओके, तो ज्यादा तो सेपरेट कैसे हो पा रहा है? क्यों हो पा रहा है ये ज्यादा सेपरेट? गैप ज्यादा होने का मतलब ज्यादा सेपरेट क्यों हो रहा है? सर गैप बढ़ रहा है तो मतलब कि जो कंपोजिशन जो बीच में डिफर कर रहे हैं वो ज्यादा डिफर कर पाएंगे एज कम्पेयर टू द जो गैप कम है। तो जैसे कि अगर मैं इसको ग्राफ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हाँ हाँ। सर जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कंपोजिशन मान ली, समझ लीजिए 0.5 ठीक है। तो सर जब हम उसको यहाँ पर जहाँ पर पहली बार जब उसका बबल पॉइंट रीच होगा, तो हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन खींची, तो वो ड्यू पॉइंट कर पे गया। तो वहां से जब हमें ये कंपोजिशन पता चल जाएगी फाइनल कंपोजिशन कितनी होगी, तो ये इस कर्व को फॉलो करता हुआ जाएगा, तो ये बताता जाएगा कि कंपोजिशन कैसे वेरी करती जाएगी और एंड पॉइंट कहाँ तक आ जाएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है ये सब, इसे दिखाओ, उसको फिर से देखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो बीच में आपको गैप दिख रहा होगा, राइट? और एक और आपने ग्राफ ड्रॉ किया जिसमें ये गैप आपको ज्यादा मिले, ज्यादा मिल जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है? एक में गैप ज्यादा है, एक में गैप कम हो। तो मैं इसी ग्राफ पे वो बना के दिखा दूं कि हाँ हाँ, इसी ग्राफ। सपोज कर लो कि ये आपने एक P1 प्रेशर पर बनाया है ना, इस केस में यहीं पे डाल दे रहा हूँ, एक P1 प्रेशर पर आपने बनाया है ना, जिसका प्रेशर कम है। एक आपने हाई प्रेशर P2 पर बनाया, तो सेम कंपोनेंट के लिए ग्राफ सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? नहीं सर, चेंज होगा। हाँ, वो बनाइए, उसी में ड्रॉ करिए। सर मैं प्रेशर वर्सेस एक्स वाई का डायग्राम ड्रॉ करूं कि नहीं, TXY ही बनाओ, TXY ही बनाओ, TXY बनाओ, डिफरेंट प्रेशर पर, है ना? एक P1 प्रेशर पर बना लो और एक P2 प्रेशर पर बना लो। एक में भी ड्रॉ कर सकते हो या आप अलग अलग भी ड्रॉ कर सकते सर नाउ लेट अस सी दैट हमने एक जो अंदर ग्राफ बनाया है वो P1 प्रेशर का ग्राफ है, और जो बाहर हो? वाला थोड़ा ग्राफ बनाया दिखाओ, इधर दिखाओ, कैमरे में करो। सॉरी सर।
सर हाँ, जो हाँ। हमने अंदर ग्राफ बनाया है वो P1 प्रेशर वाला ग्राफ है, और जो बाहर बनाया है वो P2 प्रेशर वाला ग्राफ है, ये ऊपर जो जा रहा है। ठीक है सर। मतलब बाहर वाला आपने P2 हाई प्रेशर पर बनाया है। यस सर। तो सर P2 नहीं, अच्छा, P2 सर हाई लो प्रेशर प्रेशर पर पे है। बनाया है तो इसका मतलब आप P2 बोल रहे हो कि सेम ड्राइव टेम्परेचर के लिए उसमें ड्राइविंग फोर्स ज्यादा मिल रहा है। नो सर, नो सर, मैंने P2 इज लेस देन P1 लिखा हुआ है इधर। अच्छा मतलब ठीक है, P2 इज लेस देन, ठीक है, यस ओके। सर। सर तो अब मैंने जैसे कि एक कंपोजिशन ले लिया। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, वो ओके है। अब मेरा इसी में क्वेश्चन ये है हाँ कि इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या समझ रहे हो कि एक प्रेशर पर आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर टाई लाइन मिल रही है, छोटी सी, है ना? और सर फिर तो आपने प्रेशर क्या किया, डिक्रीज कर दिया P2 का। लिसन केयरफुली, पहले क्वेश्चन पूरा समझ लो आराम से। मतलब आपने एक P1 प्रेशर पर आपने ड्रॉ किया तो टाई लाइन आपकी स्मॉल थी, राइट? और फिर आपने P2 प्रेशर पर ड्रॉ किया तो आपको टाई लाइन बड़ी हुई मिल रही है। इसका मतलब क्या है? का मतलब सर ये हुआ कि जैसे से प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा सेपरेशन टेंडेंसी ज्यादा इंक्रीज हो जा रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर हमारा जो समेशन, हम लोग लॉ ऑफ बॉइलिंग में ये बोलते हैं कि हमारा जो समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, जो भी कंपोनेंट्स का समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर जो आता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, तो यानी कि क्या कहते हैं बॉइलिंग आ चुकी है। तो सर क्या हो रहा है कि अगर जो समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर है, अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर ही डिक्रीज कर दिया तो क्या होगा कि जो वो है वो जल्दी रीच कर जाएगा, तो ज्यादा ज्यादा सेपरेशन हमें मिल पाएगी, और इसलिए हम लोगों का जो टाई लाइन है वो बड़ी आ रही है। इसलिए प्रेशर डिक्रीज करने पे टाई डिस्टिलेशन लाइन। इजी हो जाएगा, यस डिस्टिलेशन इजी हो जाएगा अल्टीमेटली। तो कितना हम ये, आप सपोज कर लो आपके पास कॉलम है ना? यस सर। तो उसमें अभी आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि प्रेशर कम रखने से डिस्टिलेशन इजी लग रहा है ना, इजी हो रहा है, ड्राइविंग फोर्स आपको ज्यादा मिल रहा है। तो हम प्रेशर कितना कम कर सकते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में? आप कितना, कहाँ तक प्रेशर ये कम किया जा सकता है? सर सर ज्यादा प्रेशर कम, सर प्रेशर कम करने के लिए भी हमें स्टीम इंजेक्टर या ऐसा कुछ वैक्यूम वो लगाना पड़ेगा ऊपर, जिससे प्रेशर पूरे में मतलब प्रेशर ड्रॉप ज्यादा ना हो। तो हम लोगों को सिर्फ 2 से 4 mmHg तक का प्रेशर मैनेज होता है अगर वीडियो में बात करें। मेरे को एक्चुअली इसका आइडिया नहीं है कि कितनी रेंज होती है। नहीं, आप ये बताओ, आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया प्रेशर कम कर रहे हैं तो उसी टेम्परेचर पर हमारा बॉयल ज्यादा हो रहा है ना, यानी कि आसान हो रहा है। तो कॉलम लगाया और आप इंजीनियर हो, है ना, पढ़ के गए हो यहाँ पे, ठीक है, तो कितना आप, मतलब क्या आप उनको सजेस्ट क्या करोगे कि भैया एक प्रेशर P1 पर आपका ऑपरेट हो रहा है तो इसमें कितना इसको ड्रॉप कर सकते हैं? इसको कैसे ऑप्टिमाइज कैसे करोगे अल्टीमेटली? किन किन पैरामीटर्स को देख के आप ऑप्टिमाइज करोगे? सर प्रेशर ड्रॉप करके ये बात तो है कि हमें सेपरेशन बेटर मिलेगा, लेकिन सर हमें ये भी देखना होगा कि वो प्रेशर ड्रॉपिंग की कॉस्ट कितनी लग रही है, क्योंकि हम लोगों को और इक्विपमेंट भी उसके अंदर इंस्टॉल करने पड़ेंगे जिससे प्रेशर ड्रॉप हो सके, क्योंकि सर प्रेशर ड्रॉप अगर बढ़ता है तो ज्यादा पंपिंग कॉस्ट भी लगती है, तो इसलिए वो पंपिंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें ये फैक्टर भी इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेशर तो आप कम कर रहे हो ना? यस सर, प्रेशर कम। यस सर, वही प्रेशर हमें, मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी कॉलम में प्रेशर यूनिफॉर्म बना रहे, तो पूरी कॉलम में अगर प्रेशर यूनिफॉर्म बना रहेगा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारी ट्रेज हैं या कौन सी ट्रेज हैं वो कितना ज्यादा ड्रॉप कर रहे हैं प्रेशर, वो ट्रेज लें या पैकिंग लें, फिर वो भी चेक करना पड़ेगा। नहीं, कुछ आपने इस तरीके का पढ़ा है कि प्रेशर कॉलम के अंदर कितना कम किया जा सकता है, कैसे, मतलब प्रेशर का कैसे गेम समझ में आया कुछ? मतलब आपने पढ़ा है या कुछ सुना होगा या कुछ बुक्स वगैरह फॉलो करी? तो डिस्टिलेशन कॉलम में प्रेशर कैसे कम करते हाँ, प्रेशर के टर्म में मतलब प्रेशर आप कम कर रहे हो, एट द सेम टाइम पर ये भी तो हो रहा है कि जो आपका लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके भी तो चांसेस हैं बॉयल होने के, हैं? यस सर, वही प्रेशर उसकी जल्दी बॉयल हो जाएगा वो। राइट? तो फिर सेपरेशन भी तो डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो भी बॉयल हो जाएगा, वो उसका भी, है ना, हाँ वेपराइज हो जाएगा। yes sir, वो जल्दी तो प्रेशर। प्रेशर कितना, तो वही है, इस वाले पॉइंट पर थोड़ा सा देखना कि कितना कर सकते हैं, ठीक है? यस सर, अंकुर सर, प्लीज आस्क। बिल्कुल सर बिल्कुल। So Rudraksh, are you preparing for NPCL interview or BARC interview? सर बोथ। Okay, when is the date for BARC? सर 10 जून। Huh? 10th 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 10th. And for NPCL? और सर 12 जून।
12th June. Okay, that's great. So in the BARC, what is your preference order of the subjects? Sir, my preference order is heat transfer, fluid mechanics, basic thermodynamics, chemical reaction engineering, and mass transfer. Okay, that's great. So you also prepared for NPCIL, na? Yes, sir. So have you studied about the NPCIL, what it does? Yes, sir. I have studied. Okay, so can you explain that what is the working of NPCIL, what NPCIL actually does? Sir, MTCIL basically use the nuclear energy and convert it into the electrical energy, or it increases the national energy consumption, and they are targeting to get 100 gigawatt of energy till 2047. So they use reactor like PHWR, BWR, and VVVR. So these reactors use material like natural uranium, thorium, and enriched uranium. For enriching also they have facilities which provide the enrichment, which do the enrichment, and they use those material into the nuclear reactor, and the fission reaction takes place, and the energy produced from there is utilized to run the turbine. Which turbine? Sir, I am not so sure about it, but sir, I think steam turbine are there. So basically the energy released from the fission reaction in form of heat, that heat is utilized in vaporizing the water, you are saying. Yes, sir. And then that water, that steam is used to run the steam turbine, which in turn used to produce the electricity. Okay, great. What is the importance of coolant system in the nuclear power plant? The importance is that the cooling system is there to maintain the safety protocols of the plant. Also, they are used to take the energy of the energy liberated by the fission reaction and provide it to the steam, to the liquid to convert it into steam. So these are some importance that I know about the coolant. And what do you think are the advantages of producing electricity from the nuclear fuel? Means if I produce from the coal or other sources, how it is different than them? So firstly, the energy produced is a humorous amount. It is very large energy. It is around the energy produced from coal. It is around 1,20,000 more than it. So it is very large energy produced. So we can utilize it. It can produce a large amount of total output, and also the energy produced is pure. So first point is of nuclear energy is you are saying that energy produced is pure. Sir, yes, sir. It is actually very large amount also. Pure means? That means the energy produced by has high calorific value, has high value, while in coal I'm not so sure about it. I have read something. No, my question is what is the benefit of producing electricity from nuclear power? That is my question. Sir, we can produce large electricity output from nuclear power plant, but we can't produce that much from if we burn the coal or something, because sir, the amount produced of energy is more in nuclear power plant. Do you think that the electricity produced by the nuclear power is more green in comparison to other sources? Yes, the more green also, I think. Yes or no? Yes, sir. So what do you mean when I say green? That means that the energy dissipated have a higher. When I say green, it is in terms of carbon emissions. Yes, sir. Carbon emissions are low. Total carbon emissions. So there is I think no carbon emission in nuclear plant. There are carbon emissions, but very, very less. And regarding you are saying that large amount of energy produced, for that you should use the term energy density. Like the amount of coal used for a given amount of electricity produced and amount of nuclear fuel used for a given amount of energy produced is much different. Here in the case of nuclear energy, even a small amount of nuclear fuel can produce a large amount of electricity. So that means energy density is more. And obviously,
coal and the other, whatever the fossil fuels are there, and they have a life, means they can extinct later. So basically, by producing electricity by nuclear fuel, we are decreasing our reliance on the fossil fuels. Yes, right. So that is one of the major advantages. Okay. So that is, we studied what are the benefits of producing electricity from the nuclear fuel. But do you think, is there any challenges also related to this industry? Sir, there are challenges also. Sir, we can see from many of the past incidents then that containing that nuclear energy is very difficult for the industry. Like the problem that take place in Fukushima is one of the major example from where national standards were developed. Safety challenges are there. Yes, Safety, sir. security risks are there. Yes, sir. There are many. Or safety- any other point? And also, sir, the termination of fission reaction is quite difficult. So, sir, this is all the challenges that I need. What about the radioactive waste? Yes, the radioactive waste is also difficult. सर वो भी safety measurement में आ जाएगा. That is a major challenge. Na? I think the biggest challenge of this Biggest industry is the radioactive waste. Yes, sir. Dumping of the radioactive waste and to keep it away from the public. Yes, sir. And what do you think about the costing of a nuclear power plant versus the thermal power plant? The costing. Sir, And which is more costly to build? Sir, I guess nuclear power plant is more costly to build because, sir, I have read that the chamber that they are providing in the nuclear reactor are taking place. There is also a surrounding chamber to it. So there are for maintaining the contaminations. So this is one of the problem that increases the. Also, sir, there is a reaction that is taking place is a fission reaction which generates a huge amount of energy. So to maintain it, the large coolant water is provided, like D2O. Heavy water is provided. That is operational challenge. Operational. Basically, if I talk about the initial capital required to build, yes, nuclear power plant are costly. So high cost, that is also a major factor that is stopping us to expand. Otherwise, we would have expanded in a much larger rate. No? Because this is a fact that the nuclear energy is cleaner. Yes. And everybody know it since last, I think, 70, 80 years. Even in India, our initial scientists like Homi sir and the followed scientists, everybody is working on this, that India became capable of producing the electricity from nuclear, but still, even after independence, so many years, we are unable to get it even 10% of the total country requirement. And so high cost is a major factor. We need capital for that. Okay, do you know the difference between PWR and BWR? Sir, pressurized heavy water reactor is PWR. And PWR is pressurized water reactor. Pressurized BWR is boiling boiling water reactor. reactor. Yes. Difference between these two. Sir, in PWR, yes, sir, in PWR, I'm sure that there is the use of D2O. So the heavy water is used as a coolant, and also because of the uranium that is we are getting for generating the energy, it contains U-235 and U-238. So U-238 is in larger amount in nature, but it is not feasible for producing energy. Only U-235 is feasible for producing energy, and it is very less amount. It is present in very less amount in natural uranium. So the process that we have to do is enriching of the uranium, or what we can do is using the heavy water or pressurized vessel. So what they do is they maintain a pressure such that they maintain the reaction at a pressure such that the fission reaction energy transfer take place at a higher rate, because the D2O atom are heavy, so they collide with more molecules, so the energy transfer is more. So, but producing of D2O is also costly, so we have to keep all those factors in mind also. While in boiling water reactor, the water is simple H2O, and we have enriched uranium. So uranium that is enriched contain about 3 to 5% of U-235.
So U235 from there is directly the molecule size is almost similar. So the energy transfer is also similar. Good story. What is the answer? Story is good. This is all I know. My question is PWR versus BWR. Main difference. The main difference. For writing in the semesters, this answer is good. You will get marks. You can write in the pages. Do. But simple difference. PWR versus BWR. This answer is correct that we use D2O, H2O. That is okay. But main difference क्या है? Obviously, we maintain high pressure in a PWR. That's why the name pressure, no? But why we maintain high pressure? I am not so sure. Okay. Can you tell me the relationship of boiling point with respect to pressure? Boiling point with respect to pressure. If, sir, as we increase that, sir, okay. Sir, if external pressure is high, then the boiling point will be higher. Yes, sir. So at 1 atm, the water boils at 100. 100 degrees. But if the pressure is 2 atm, then will it boil greater than 100 or less than 100? It will boil greater than 100. Around 120 or. And if it is 10 atm, 50 atm, 100 atm, 500 atm, Okay. the boiling point will even increase. So if there is a nuclear fission reaction happening and that energy wants to vaporize the water, but if the water is present under very high pressure, Very high pressure. then that water won't vaporize. Yes, But heat transfer will take place from the higher temperature to a lower temperature. So that water remains in the liquid form. It won't vaporize, but it is used to transfer the energy from the primary reaction to a secondary loop where another water is present that we kept for the vaporization. So main primary water remains water only, that is used for the cooling purposes and used for transferring the heat from this side to that side. And on the other side of the reactor where the normal water is present, that is there for the vaporization, that will vaporize, become steam, and then the electricity is produced from it. So in the pressurized water reactor, we are actually vaporizing the water in the secondary loop, not in the primary loop. Okay. And the primary loop water is just used to transfer the energy from one way to other. This will help in the cooling and this will help to, you can say, maintain the reaction. Okay. And also will act as a radiation shield. But in the case of boiling water reactor, that pressure thing is not there. So that means the water will vaporize in the primary loop only. But when the water vaporizes in the primary loop, the natural radiation shield will go away. So you need to have a continuous supply of the water. And also the radiation shield should be strong so that there is no contamination outside. So difficult to handle in case of BWR. And relatively easier to handle a PWR. But obviously the costs are involved. To maintain the high pressure, you need to maintain the cost. And on the other side, you need to maintain a continuous supply. So relatively, we are setting up the plants. So that is the basic difference, between the PWR and the BWR. Sir, I don't know that. No issue. It's okay. So boiling point increases with the pressure. As external pressure increases, the boiling point have to increase. And in order to increase the boiling point, what we do? Sir, in order to increase the boiling point, sir, we increase the pressure and. No, pressure is there. Pressure is already, you're saying, high. Okay. And that's why the boiling point became high. Yes, sir. So what do we do to achieve that boiling point? Sir, we increase the temperature. We increase the temperature. So what happens when we increase the temperature? Sir, as we increase the temperature, the more vaporization will take place, and I'm asking the process now. You increase the temperature. What happens with this?
In general, I'm asking, I'm not asking for nuclear power. In general, I'm asking, that's a simple mass transfer question I'm asking. Okay, let's say I take 1 ATM and the water is having a boiling point of 100. Now the current temperature is 50 degrees Celsius. I will provide the heat because of which the temperature rises, and at 100 it will boil. And that's a simple process. I want to know the BTS of that, behind the scenes of that. Sir, as we increase the temperature, the vapor pressure will increase, As and you increase the temperature, the vapor pressure will increase. Okay. sir, and from the law of boiling, we can say that the PT is equals to PAV into X. So PAV, it will be same. So because pure component we are talking about. So Conceptually, if it is a pure component, there is no concept of PA or something. yes, sir. Pure component. For binary mixture, उसमें that X से goes. ऊपर है. So by increasing the temperature, the vapor pressure increases. So, And sir, as the vapor pressure keeps on increasing and becomes equals to the atmospheric pressure, atmospheric pressure. then the water molecules are free to vaporize. Because when the vapor pressure is less than the atmospheric pressure, there is a push from the atmosphere, and that is keeping the liquid as a liquid. That is not allowing the liquid molecules to go out. But when that vapor pressure balances out the atmospheric pressure, then the molecules are free to go. And then the actual vaporization starts, which is known as the boiling. What happens in the case of mixture, binary mixture, as temperature increases? Sir, as temperature increases, so firstly, let's say it is a binary mixture, and as we increases the temperature, initially we are providing a sensible heat, sensible heat. Then, the sensible heat, as the temperature keeps on increasing, the vapor pressure will increase, but the more volatile will start boiling first. The more volatile component will start boiling first because it will have a lower vapor pressure, and when that happens, the concentration X will decrease. So so it uses some of it in latent energy to increase the temperature, so that the external pressure that decreased, so that it can increase to the same value. So it uses some of its latent energy to increase the temperature, and the pressure reaches to the external pressure. Good. Also tell me what happens when we increase the pressure. What happens on the McCabe-Thiele diagram? It increases the pressure. So I have to draw PXY diagram or TXY? TXY? No need to draw. Just tell me what happens with the diagram. That as we increases the pressure, the curve, the gap between the bubble point curve and dew point curve decreases. So the separation decreases. Gap between the bubble point curve and the dew point curve decreases. So the separation decreases. But bubble point curve and dew point curve are not there in the McCabe-Thiele. I'm asking McCabe-Thiele. McCabe-Thiele, yes sir, XY diagram. McCabe-Thiele is XY diagram, na? Yes, sir. Sir, the equilibrium, as we increase the pressure, the equilibrium curve will shift downward up to, and it will try to reach towards the diagonal. Towards the diagonal. Yes. Why? Sir, it is because as we are increasing the pressure, the external pressure as we are increasing, so more we have to provide the temperature to increase it to the final value. So that's why the separation decreases. But if we decrease the pressure, the external pressure reaches fast, and the separation increases. No, this is not the answer. The question is, the equilibrium curve is going down towards the diagonal on increasing the pressure. Why? Sir, we can see from Raoult's law, and from Raoult's law we can say that Y into P total is equals to PA, vaporization pressure into X. So when we Y is equals to PA upon P into X, and if PT is increasing, then Y will decrease. So that liquid separation. That's a good answer. And you can also connect this with your previous answer,
that, sir, by increasing the pressure, the bubble point curve and the dew point curve comes close. The distance of the tie line, the width or the thickness of the tie line decreases. And that means with respect to same X, we will get a lesser Y. Means the enrichment decreases. Now, though all the tie lines when plotted on the XY diagram, obviously the new equilibrium curve that we have will be closer to the diagonal. Because with respect to same X, we will get less enrichment as before. Ultimately, the XY diagram comes from the TXY diagram. And all the points of the Y, means on the equilibrium, comes from the tie lines. So if the equilibrium curve is coming close on the TXY, it means that tie lines are shrinking. If equilibrium curve is going away, it means that tie lines are expanding. The dew point curve is going away, more enrichment. That is how we can connect. Okay, good answer. Tell me, what happens in the case of evaporator? Evaporator. Yes, sir. Sir, in evaporator is a, sir, I have to tell the boiling point elevation or what is it? Just concept of evaporator. Sir, evaporator is a device which is used to concentrate the solution, and it is used to evaporate the water moisture or evaporate the moisture that is present in the solution. So in evaporator, boiling takes place or evaporation takes place? Sir, boiling will take place because the temperature, the pressure maintained is at saturation pressure. Boiling takes place. Then why the name evaporator? The name is evaporator, so ideally evaporation should take place, na? Yes, sir, evaporation. The saturation, हाँ, the feed का temperature अलग होता है और उसका जो reactor का होता है वो saturation में मैनेज होता है. तो फिर तो सर क्योंकि टेम्परेचर इवेपोरेशन तो सर कहीं पे भी हो सकता है, उससे सरफेस फिनोमेना है. तो नाम इवेपोरेटर क्यों रखा है? सर वो उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट इट. नॉट सो श्योर अबाउट इट. अगर अच्छा चलो इवेपोरेटर ना रखते तो क्या रखते हैं? बोलिंग हो रही है तो क्या रखते हैं नाम? तो बॉयलर होता है, बट बॉयलर होता, बट बॉयलर इज ऑलरेडी समथिंग एल्स. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ बॉयलर? द बॉयलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट liquid into steam, Water into steam. Water into steam. That is used for the steam generation. Steam generation. Already we are using it, and we are using it for the steam generation. Steam generation. But what is the purpose of the evaporator? Concentrate Is it to generate the steam? What is the purpose? It is used to concentrate the. Exactly. The purpose is different. The Yes. steam is generating here also. Yes, In sir. order to concentrate, basically you are boiling away the water. Yes, sir. The steam is generated at the top. But the purpose is not to generate the steam. The purpose is to concentrate. Concentrate. So definitely the boiling is taking place here and there also. If boiler is already reserved, we have to give some other name to it. So you have given evaporator. Okay, but that doesn't mean that evaporation is taking place in this. Okay. Can you tell me the difference between falling film evaporator and rising film evaporator? The falling film and rising film. Yeah, falling film evaporator versus rising film evaporator. सर जो राइजिंग फिल्म होता है उसमें जो हमारा फीड है वो नीचे से दिया जाता है, if I am not wrong. एंड जो फॉलिंग फिल्म होता है उसमें ऊपर से दिया जाता है. सर कैलेंडर बनता है कुछ मेरे को I'm सर. not asking forward feed or backward feed. I'm asking falling film, rising film. As the name falling film is there. So there is a film of liquid forms in the tubes. Yes, sir. And that film of liquid is going down. Gravitation. That's why the name falling film. In the case of rising film, there is a film of liquid, but that film of liquid is going up due to the vaporization. So falling film, rising film. Basically, as the name, the meaning can be concluded. Okay. And then there are many uses, like rising film is used for low viscosity liquids. Falling film is used in general for high viscosity liquids also. So many purposes are there. So you have not studied about these two, huh?
So did you study about the agitated thin film evaporator? Sir, no, sir, I have not studied the types of evaporator. Okay. So tell me the difference between the forward feed and backward feed. You must have studied these two. Sir, in forward feed, the pressure itself decreases, so we do not require any pump. While in backward feed, we require a pump to maintain the circulation of the liquid, and also in forward feed, the steam that we are providing, the steam generation is used. The liquid goes in the same direction and it goes from one tank to another. In backward feed, the liquid and vapor direction are changed. और तो फॉरवर्ड फीड में बॉइलिंग पॉइंट एलिमिनेशन को अपने आप ही वो, क्योंकि प्रेशर अपने आप घट जा रहा है तो टेम्परेचर अपने आप घट जाएगा, तो इसलिए वो बॉइलिंग पॉइंट एलिमिनेशन जो होता है उसको अपने आप ही वो ओवरकम कर लेता है. बेटर कौन सा दोनों में से? सर ये तो यूज पे डिपेंड करेगा कि कौन सा किधर ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं? इन जनरल विच वन इज यूज्ड मोर? सर फॉरवर्ड हुआ क्योंकि इसमें पंपिंग कॉस्ट भी नहीं लग रही. In general, which one is used more? सर फॉरवर्ड. Forward. And backward is used in which case? सर बैकवर्ड. Any special case? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. Not sure about this. आई कांट रिकॉल. Great question है कि backward किस केस में यूज होता है? यस सर. वो Okay. If I operate vacuum in the case of evaporator, would it help? if I evaporate vacuum. Means the evaporator must be operating at some temperature pressure, na? Yes sir. So if I operate evaporator at a pressure lower than atmospheric, means at vacuum, so would it help the process or would it against the process? Would it be against the process? हेल्प करेगा क्योंकि सर टेम्परेचर भी घट जाएगा तो जल्दी रीच हो जाएगा, जल्दी हेल्प बॉइलिंग करेगा क्योंकि टेम्परेचर घट जाएगा तो वो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाएगा. वैक्यूम में टेम्परेचर घट जाएगा. तो वैक्यूम प्रेशर घट गया तो जल्दी जो हमारा वो है वेपर प्रेशर वो जल्दी रीच कर जाएगा उसको, तो ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा. ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगेगा कि ज्यादा स्टीम नहीं लगेगा? ज्यादा मतलब स्टीम यूटिलिटी उतनी नहीं होगी तो वो टेम्परेचर भी मतलब कम ही होगा ना, क्योंकि स्टीम यूटिलिटी कम लग रही है. कम टेम्परेचर अचीव करना है तो कम स्टीम का अमाउंट लगेगा, तो इवापोरेटर इकोनॉमी बढ़ जाएगी. हाँ, इवेपोरेटर इकोनॉमी बढ़ जाएगी. इस तरह से बताना है. और क्या बेनिफिट है? और भी कोई बेनिफिट होगा वैक्यूम करने का? एक तो तुमने बताया एनर्जी कम लगेगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगी सर. और आई कांट रिकॉल इट. ड्राइविंग फोर्स क्या होती है इवापोरेटर के केस में? ड्राइविंग फोर्स की टर्म आती है ना, T saturation minus T of steam. T saturation minus T of the steam या T of the steam minus T saturation. T of the steam. तो जब तुमने वैक्यूम ऑपरेट किया तो T saturation तो डिक्रीज कर गया ना. हाँ, तो ड्राइविंग फोर्स T of the steam minus T saturation फिर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? सर T saturation घटता. T saturation घट गया तो ड्राइविंग फोर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? बढ़ जाएगी. इंक्रीज कर जाएगी ना. हाँ, बढ़ जाएगी. बढ़ जाएगी, घट थोड़ी जाएगी. और ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाएगी तो क्या बेनिफिट है? सर ज्यादा अच्छे से वो हो पाएगा, क्या कहते हैं, इवेपोरेशन बेटर हो पाएगा, मास ट्रांसफर अच्छे से. नालायक, ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाएगी तो फॉर द सेम ह्यूमिडिटी एरिया कम हो जाएगा. हाँ, टोटल एरिया भी कम. कॉम्पैक्ट इवापोरेटर चाहिए होगा ना उस केस में, साइज कम लगेगा. यही तो पढ़ते हैं हीट एक्सचेंजर में. क्या पढ़ते हैं? UA into delta T. हाँ, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाता है तो फॉर द सेम ह्यूमिडिटी एरिया कम आ जाता है. यही तो होता है. और भी कोई बेनिफिट है? चलो कोई बात नहीं. ठीक है मनीष सर, है ना, इंटरव्यू तो ठीक था. बाकी आप एक फीडबैक दे दो, मैं एक फीडबैक दे देता हूँ. रुद्रास राइट. यस, ठीक है. वैसे नॉलेज फंडामेंटल ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हो कि आंसर कभी कभी जबरदस्ती देते चले जाए, है ना. थोड़ा कभी कभी लॉजिक सेट नहीं बैठ पाता है कि क्या है. भी थोड़ा वहां पर पॉज लेकर दोगे आंसर तो ज्यादा बेटर रहेगा. थोड़ा एक बार सोचना है
कि क्या बोल रहे हैं और उस पर थोड़ा सा केयर करो। बाद बाकी पढ़ी हुई हैं आपने चीजें, ये समझ में आ रहा है कि चीजें पढ़ी हैं। और ठीक है, ये इंटरव्यू सीरीज आप फॉलो करके जाओ, और जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर हम आंसर में अभी उतना कॉन्फिडेंटेड नहीं है, उन चीज़ों को थोड़ा सा कवर करो अच्छे से, और आंसर थोड़ा सा आराम से दो। जो हमको समझ में आ रहा है वो यही है कि पढ़ा हुआ है आपका, नो डाउट, लेकिन थोड़ा मिक्स मैच हो जा रहा है कि क्या चीज़ घट रही है, क्या चीज़ बढ़ रही है, तो थोड़ा सोच के देना है आराम से। तो अभी तो हम लोगों ने मास ट्रांसफर से थोड़े क्वेश्चंस किए, हीट ट्रांसफर से क्वेश्चंस किए हैं, और सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन कर नहीं पाए, उसकी भी नहीं आइडिया है कि कितना आपने। अदर सब्जेक्ट के आप दूसरी इंटरव्यू सीरीज जो चल रही है उसमें आप देख लेंगे। इससे पहले सीआरई के डिस्कशन हुए हैं, कुछ थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कशन हुए हैं, तो कुछ चीजें आपको वहां से भी मिल जाएंगी। ट्राई करो कि अपने एंड से कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, और जो चीजें एडिट आप लोगों को मिल रही हैं तो वहां से सीखो, काफी सेशंस होंगे वो फॉलो करके, है ना। बात बाकी चीजें पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा आराम से सोच के आंसर दोगे तो काफी अच्छा इंटरव्यू रहेगा। जी सर। और आगे बढ़ने से पहले, अपना फीडबैक देने से पहले, मैं जितने भी व्यूअर्स उनको बता दूं कि 28 मई से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गेट एग्जाम, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीएसयू एग्जाम। तो आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो, ठीक है। और 28 मई से हुए है तो आराम से आपका सिलेबस बाय नवंबर फिनिश भी हो जाएगा। तो गेट 2026 और पीएसयू 2026 के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए और प्रॉपर डिस्काउंट लेने के लिए आप एजुकेटर कोड ही यूज करो, ठीक है। मेरा कोड है अंकुर073, मनीष सर का कोड है MR100। आप एजुकेटर से बात करो और बात करके अपना जो सब्सक्रिप्शन है उसे लेकर अपनी जर्नी शुरू करो, और किसी ना किसी एजुकेटर की गाइडेंस में ही अपनी जर्नी आप शुरू करो। अपने आप अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट होकर प्रिपरेशन मत करना, उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो टॉक विद द एजुकेटर and then subscribe to the Unacademy Plus or Iconic, and then you can start your journey with us, ठीक है। And regarding the रुद्राक्ष इंटरव्यू, मैंने जितना देखा और मैंने जितना पूछा तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, है ना। मतलब मैंने कई कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिनका आंसर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट उसका आंसर भी आपने दिया। ये बात ठीक है कि कहीं कहीं पे आंसर आप नहीं दे पाए, कहीं कहीं पे आंसर आपका थोड़ा ट्विस्ट हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन जगहों पे अगर मैं आपको हिंट दूंगा तो हिंट आप पकड़ लोगे, और पकड़ने के बाद फिर आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे। और बारकोड एनएसपीसीएल के इंटरव्यूज में यही होता है बेसिकली, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पर आप आंसर करते हो, सही नहीं होता तो हिंट दिया जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है, माइंड ओपन रखना है और हिंट पकड़ लेना है, और आपका बेसिक फंडा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज दिखती है, आप पढ़े हुए हो, लेक्चर्स आपने अच्छे से अटेंड किए हैं, नोट्स आपने अच्छे से बनाया, आपके आंसर्स में वो चीज झलकती है, आपके आंसर से पता लगता है कि आपने प्रॉपरली अटेंड किया है। तो इससे क्या होता है बेनिफिट, कि बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है, और जब बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम हिंट पकड़ पाते हैं। तो आपको हिंट्स जो भी मिलेंगे वहां पे अच्छे से पकड़ने हैं, कॉन्फिडेंस हाई रखना है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, वो दिखती है आपके इंटरव्यू के अंदर, है ना। और साथ ही साथ न्यूक्लियर का जो भी मैंने सेक्शन पूछा उसमें भी आपने बहुत अच्छे से बताया, है ना, वो भी मुझे उतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अमेजिंग यार, अमेजिंगली आपने प्रिपेयर किया है ना। इसी को कंटिन्यू रखो। मुझे लगता है कि अगर आज ये रियल इंटरव्यू होता तो वी वुड हैव सिलेक्टेड यू, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, है ना। इसी तरह अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, इंटरव्यू पास आने वाले हैं, और जैसे आपने आंसर्स दिए, मनीष सर ने जो भी बोला उस पर ध्यान देना, थोड़ा सा ये सोच के कि हमें सामने वाले को समझाना है, ये नहीं कि बस चिपका देना है ना। हम तो चलो फेमिलियर है तो हम समझ जाएंगे बिकॉज हमारा ही कंटेंट है, लेकिन सामने वाला शायद उस तरह से ना समझे। मान लो जितनी आसानी से आपने मुझे समझा दिया कि वाई इंटू पी करेंगे, पी इंटू एक्स करेंगे, पी ए करेंगे करेंगे, तो मेरे को तो पता है, बट सामने वाला शायद ना समझ पाए, तो उससे फिर थोड़ा दूसरे तरीके से आपको बताना पड़ेगा ताकि उसको कम्युनिकेट हो पाए। कम्युनिकेशन जरूरी है, नॉलेज आपके पास है, बता भी अच्छा रहे हो, थोड़ा सा और बेहतर कम्युनिकेट करोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। बाकी प्रेजेंटेबल थे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, आंसर्स आपके अच्छे थे, और एवरीथिंग इज गुड फ्रॉम माई साइड। जस्ट लिटिल मोर कम्युनिकेशन आपको करना है, उसके बाद एवरीथिंग विल बी गुड। एंड जितने भी मॉक इंटरव्यूज हो चुके हैं और होने वाले वो सब देखना, वो सब इंटरव्यू क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे,
अगर आपने पिछले इंटरव्यूज देखे होते तो मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर तो आप कर देते, सर वो because ये मैंने पहले भी पूछे हुए हैं। इवेपोरेटर सर अभी रिवाइज नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अब कर लेना, है ना, बिकॉज ये तो करना ही चाहिए ना। इवापोरेटर, कंडेंसर, बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, डिस्टिलेशन कॉलम, एक्सट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, और द फ्लो मीटर्स, है ना, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस, ये सब करना ही चाहिए हमें आइडली, ठीक है, जरूरी रहते हैं। चलो ठीक है रुद्राक्ष, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।